Hello, good morning, students. Welcome to Aiming High channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी पटना का फिजिक्स टीचर और आपके लिए फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक लेक्चर का वीडियो लेकर आ गया हूं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में मैं ऑलरेडी इवनिंग टाइम में ला रहा हूं, जाके चैनल पे देख लीजिए अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो। यह हिंदी मीडियम में है और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, स्थिर वैद्युतिकी को डिटेल में अभी तक बहुत सारे लेसन में पढ़ लिया है, जिसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे पोर्शन को क्लियर किया, उसमें थ्योरी को क्लियर किया। और जिस दिन भी मैंने थ्योरी क्लियर किया उस दिन मैंने बताया कि आज जो मैं थ्योरी पढ़ूंगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन और बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर जाके देखिएगा। आप लोग देख भी रहे होंगे, आशा करते हैं। आज भी जो मैं पढ़ने वाला हूं इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि थ्योरी भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। जरूरत किसका? कॉपी पे लिखते जाने का, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कॉपी पे लिखते जाइए तब आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में बहुत सारा चीज पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का गुण। कौन कौन सा गुण? बहुत छोटा लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक और बहुत इजी है। इजी में आप लोग जानते हो, लेकिन हाँ, आवेश के गुण में कुछ कुछ ऐसा भी चीज है जो आप जानते हुए भी नहीं जानते होंगे। और मुझे पता है कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सच में पढ़ने वाले, तो जरूर अंत तक इसको पढ़िएगा और जानते हुए ना जानने वाली चीजों के बारे में भी जानिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला आवेश का गुण तो हर एक बच्चा जानता है, दुनिया का हर एक बच्चा। जल्दी से बताइए आप लोग, आंसर जल्दी से बताइए कि पहला गुण क्या होता है आवेश का। हर एक बच्चा दुनिया का जानता है चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि दो चार्ज अगर प्लस प्लस हो, एक जैसा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक जैसा हो माइनस माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल का मतलब विकर्षित करेगा। समान आवेश में विकर्षण होता है, जानते हैं ना। और अगर असमान आवेश हो, मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। चलिए, ये बात तो आप जानते थे। इसमें जानने वाली बात कौन सी है? तो जानने वाली बात यह है कि अगर ये चार्ज इस चार्ज को F फोर्स से धक्का दे रहा है तो ये चार्ज भी इस चार्ज को F फोर्स से धक्का देगा। मतलब अगर ये इसको 20 न्यूटन के फोर्स बल से विकर्षित करता है तो ये भी इसको 20 न्यूटन के बल से विकर्षित करेगा। मतलब अगर ये इस पे जितना लगाएगा वो इस पे इतना लगाएगा। सेम चीज यहां भी, सेम चीज यहां भी होगा। तो चलिए, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। हेडिंग कीजिए आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और सबसे पहला गुण में लिखिए समान आवेश। सबसे पहला गुण में लिखिए समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। कॉपी में लिखिए, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता। पहला चार्ज प्रॉपर्टी हो गया, गुण हो गया। दूसरा गुण, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये होता है, दूसरा गुण ये होता है डियर स्टूडेंट, गुण तो बहुत सारा है लेकिन सेकेंड गुण हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज हो, कोई भी आवेश हो, तो वो जो बीजगणितीय नियम है, बीजगणितीय नियम का मतलब क्या? जो जोड़ घटाव का सिंपल सा नियम है, जैसे 2 जोड़ 3 5, 5 जोड़ 3 8, 8 जोड़ 2 10, तो सिंपल जोड़ घटाव के नियम को पालन करता है। जैसे समझिए आप ही कि आपके पास -8 कूलम चार्ज का बॉडी है, कोई वस्तु है, ओके, और कोई 2 कूलम का बॉडी है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -6 कूलम आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए -20 कूलम का कोई बॉडी है और +40 कूलम का बॉडी है, जोड़ दिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 20 कूलम आ जाएगा। वैसे कोई 5 कूलम का, 3 कूलम का, तो 8 कूलम हो जाएगा। मतलब सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं कि जो आवेश होता है वो गणित का, मैथ का जो बीजगणितीय नियम है, जोड़ घटाव का, योज्यता का नियम, उसको पालन करता है। दूसरा नियम लिखिए, आवेश बीजगणित के
गणित इधर से आई थिंक होगा, पता नहीं किधर से होगा। बीज गणित के योज्यता का मतलब जोड़ घटाव, जिसको एडिटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं। जोड़ घटाव का नियम है एडिटिव प्रॉपर्टी। आवेश बीज गणित के योज्यता का नियम को पालन करता है, नियम को पालन करता है। एग्जाम्पल के लिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, तीसरे गुण पर। तीसरा गुण इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अगर ज्यादा टाइम लगे ना तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, ओके, पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं तो बोलूंगा कि साथ साथ कॉपी निकाल के पढ़ते चलिए, साथ साथ। मैं रोज पढ़ाया करता हूं तो कॉपी निकाल के पढ़ते चलिए। समय पे वीडियो आता है, टाइम भी फिक्स है, सब चीज फिक्स है, ओके। थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ये है डियर स्टूडेंट, कि जो आवेश होता है ना वो स्थानांतरण गुण का होता है। स्थानांतरण गुण मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई लोहा का टुकड़ा है, ये बहुत चार्ज है, बहुत आवेशित, आपने इसे आवेशित कर दिया, प्लस आवेशित कर दिया, और जब इसे कोई उदासीन वस्तु के साथ सटा के रखिएगा तो क्या होगा उदासीन वस्तु के साथ सटने के बाद, कि ये जो उदासीन है ये भी कुछ देर के बाद चार्ज हो जाता है। ये तो पता होगा ना आप लोगों को। या मान लीजिए कोई ऋणात्मक वस्तु है, ऋणात्मक वस्तु ऐसे निगेटिव चार्ज, ओके, और इसमें आप किसी दूसरे लोहा या एल्युमिनियम को सटा के रखिएगा, टच करके रखिए या तार से जोड़ दीजिए, तो कुछ देर के बाद ये भी ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। मतलब कि आवेश होता है वो स्थानांतरण गुण का होता है, और ज्यादा आवेश से कम आवेश के तरफ वो स्थानांतरित होता है। ये सिंपल सा चीज है ना। अब आप बोलिएगा यस मनी सर, नहीं ऐसा नहीं बोलिएगा, बोलिएगा सर सर सर, यस मनी सर, ये कौन सा बड़ा बात हो गया, ये कौन सा बड़ा बात है। कि तो दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ स्थानांतरित होता है ना। गलत, दुनिया का कोई भी चीज नहीं। हम मानते हैं कि आवेश आपके पास स्थानांतरण गुण का गुण होता है। आपका जो उष्मा है, हीट, अगर कोई गर्म वस्तु है तो वो भी ठंडा वस्तु की तरफ उष्मा ट्रांसफर करता है, लेकिन क्या द्रव्यमान भी ट्रांसफर करता नहीं। जैसे देखिए यही आपका बोर्ड है या दीवार है, दीवार इसके पीछे है, उसमें ज्यादा वजन है, तो अगर हम दीवार में ऐसे करके सटेंगे और हमें वजन कम है, तो अगर मास स्थानांतरण गुण का होता तो उधर से ट्रांसफर होकर मेरे शरीर में ना आ जाता, उधर से दीवार से ट्रांसफर होकर क्या होता, मेरे शरीर में आ जाता, मेरे शरीर में चला जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता ऐसा। अब मास जो होता है, द्रव्यमान होता है, वो स्थानांतरण गुण का नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई पहाड़ में सट जाता और उसके बाद उसका हाथ मोटा होने लगता, भारी हो जाता। ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान स्थानांतरण गुण का नहीं होता, लेकिन आवेश स्थानांतरण गुण का होता है। अगला प्रॉपर्टी लिखिए थर्ड नंबर में, आवेश स्थानांतरण गुण का होता है। तीसरा गुण, तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, आवेश। जल्दी जल्दी मैं खत्म कर दूंगा। इसमें दो प्रॉपर्टी मेनली दिखना है, क्वांटमीकरण और उसको कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को हिंदी में संरक्षण बोलते हैं, उसको देखना है। लिख लिए थर्ड प्रॉपर्टी, आवेश स्थानांतरण गुण का होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ, चौथा गुण क्या है ना डियर स्टूडेंट, कि आवेश वही रहता है ना जहां द्रव्यमान हो। जैसे मान लीजिए कि हमको इस पेन को चार्ज करना है, पेन को, तो अगर पेन को चार्ज किया, आवेशित किए, तो पेन के पास कुछ ना कुछ वजन होगा ना, पेन के पास कुछ ना कुछ वजन होगा ना, तो जहां वजन रहेगा वहीं आवेश आएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहां मास द्रव्यमान हो वहां आवेश हो ही। फिर से सुनिए, आवेश वही होगा जहां द्रव्यमान हो, लेकिन जहां द्रव्यमान है वहां जरूरी नहीं कि आवेश। जैसे मान लीजिए पेन है, तब हमको यहां आवेश लाना है, तो आवेश तो तभी ना लाएंगे, किसी वस्तु को ही आवेशित कीजिएगा ना। सिंपल सा समझिए ना, किसी भी चीज, आप अपने हाथ में जो पेन पकड़े हुए हैं उस पेन ही को ना आवेशित कीजिएगा आप। तो पेन को आवेशित कीजिएगा तो पेन के पास कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो उसके पास वजन होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ वजन, ऑब्वियस सी बात होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप जो पेन पकड़े हुए हैं जिसके पास द्रव्यमान है उसमें आवेश ही हो, वो तो उदासीन है। अगर करंट लगता, अगर आवेश होता, चार्ज होता, उसको छूते तो करंट लगता, नहीं लगता है। मतलब कि अगला गुण ये हो गया कि आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान हो, वही होता है जहां द्रव्यमान हो। लिख लीजिए, आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान हो, परंतु यह जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश होगा ही। नोट कर लीजिए 4 नंबर, मैं फिर से रिपीट कर दूं, आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान हो, परंतु यह जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश हो ही।
फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पांचवा गुण। देखिए पांचवा गुण क्या है कि जैसे इतना तो आपको पता होगा ना कि अगर कोई आवेश को हम रखें, मान लीजिए प्लस को और प्लस को, तो इस प्लस के कारण इस प्लस पे फोर्स लगता है। पता है ना आपको, एक के कारण दूसरा पे फोर्स लगता है, बल लगता है। भले ही विकर्षित बल लगे लेकिन बल लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बल क्यों लगता है, बिना सटे हुए बल क्यों लगता है, तो मुझे पता है जो बच्चे नहीं स्टडी किए होंगे वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो स्टडी किए होंगे बताएंगे कि एस मनी सर जानते हैं, एस मनी सर जानते हैं। बोलेंगे क्या, तो सर क्या है कि हरेक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही, जैसे ये आवेश है तो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, और इसके विद्युत क्षेत्र में, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में ये आवेश आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा, और इस आवेश के विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जब इस आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आवेश आएगा तो इस पे फोर्स लगेगा, यानी इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे और इसके विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे फोर्स लगता है। सिंपल सा बात ये है। ओके, तो कुछ बच्चे बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें पता है कि फोर्स क्यों लगता है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो यही अगला प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर कोई आवेश रुका हुआ हो, अस्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें सारा का सारा आवेश क्या रहता है, रुका हुआ रहता है। तो अगर कोई आवेश रुका हुआ हो तो इसके चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र। लेकिन यही जब आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब समान वेग से चलने लगा, जूं, तब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनने लगेगा। आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं सर, बोलिएगा क्या बोल रहे हैं सर, चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबक के चारों ओर सिर्फ बनता है ना सर। अब बोलिएगा ये सर, चुंबकीय क्षेत्र तो सिर्फ चुंबक के चारों ओर बनता है ना। नहीं, जब कोई आवेश समान वेग से चलता है, रुका हुआ नहीं हो, चलता है, तब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। याद रहेगा, आवेश रुका हुआ हो तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र, समान वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और जब यही आवेश एक्सीलरेट होने लगे, मतलब त्वरित होने लगे, त्वरित जानते हैं ना, वेलोसिटी का चेंज होना, वेग का चेंज होना, जब कोई किसी का वेग चेंज होता है, ऐसे होकर चल रहा है या डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, या स्पीड 10 से 15 से 20 से 25 होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं त्वरित होना। तो जब कोई आवेश त्वरित हो, उसके वेग में बदलाव आए, तब उससे विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। आ रही बात समझ में? तो अगला गुण लिखिए, पांचवा गुण, जब कोई आवेश रुका हुआ हो, मैं साइड में हट के थोड़ा सा लिखा देता हूं, तब तक मैं पसीना पूछ लूं, लिखिए, जब कोई आवेश रुका हुआ हो तब उसके चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनता है, तब उसके चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन जब आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है, तब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, और जब आवेश त्वरित हो तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। तीनों कंडीशन याद रखिएगा, तीनों के तीनों, क्या, रुका हुआ हो तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र, समान वेग से चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वहीं एक्सीलरेट करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है फिफ्थ प्रॉपर्टी? अब 6 और 7 जो प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूरे को साफ करता हूं और 6-7 प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आप लोगों ने क्या सपोर्ट किया मुझे, वीडियो को शेयर किए हैं फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं तो आशा करके वीडियो बनाता हूं कि आप जितने भी बच्चे मेरे सारे वीडियो को देखते हैं वो एक एक बच्चा एक एक दोस्त के पास शेयर करते होंगे वीडियो को।
इसी आशा से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं इस चैनल को, वो तो जरूर करते होंगे। जो नया जुड़े हैं वो भी अपने दोस्त को बताइए। सारे के सारे क्लास वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जिस पे पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम में इवनिंग में आता है, हिंदी मीडियम में मॉर्निंग में बैच लाता हूं, तो पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए तो देखिए इसके बाद अगला गुण। नेक्स्ट जो गुण है ना, प्रॉपर्टी है ना डियर स्टूडेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटिमीकरण। ध्यान रखिएगा, 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। 6 और 7 प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है बेहतर तरीके से। 6 और 7। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे आवेश का संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला जो प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी तक जितना भी प्रॉपर्टी पढ़े उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। नेक्स्ट गुण में लिखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है। और अगर आप लोगों ने ये लिख लिया तो हम लोग जानेंगे कि आवेश का संरक्षण होता क्या। ध्यान से समझिएगा, जानेंगे कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। देखिए एक चीज बहुत अजब है, थोड़ा सा अजब है। आप लोग जानते होंगे ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है कि न ऊर्जा को बनाया जा सकता है, न ऊर्जा को बिगाड़ा जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बस स्थानांतरित किया जा सकता है। यही ना हम लोग जानते हैं ऊर्जा में। लेकिन आवेश का जो संरक्षण है वो यही कहता है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदल सकते हैं। आवेश में बोल दिए, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदल सकते हैं। आवेश में क्या होता है, अब इसका संरक्षण ये कहता है कि इस आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे समझिए बेहतर तरीके से मैं क्या कर रहा हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए आप ही कि कोई वस्तु है, इसमें 20 कूलम्ब का चार्ज है। आपने क्या किया कि इसमें -8 कूलम्ब का चार्ज मान लीजिए एग्जांपल के लिए डाल दिया। 20 कूलम्ब का चार्ज है, -8 कूलम्ब का चार्ज आपने डाल दिया। तो 20 कूलम्ब में जब -8 कूलम्ब डालिएगा तो ऑब्वियस सी बात, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 कूलम्ब में -8 कूलम्ब का चार्ज डालेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12 कूलम्ब। अब आप बोलिएगा यस मनीष सर, आपने तो बोला था कि आप आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, तो नष्ट हो गया सर, 20 से 12 हो गया। नहीं ना, नष्ट नहीं हुआ है, बस एक वस्तु से कहीं से निकलकर दूसरे में स्थानांतरित हुआ है। मतलब इसमें जब -8 गया ना तो अंदर के +8 के असर को खत्म कर दिया, बस इफेक्ट को खत्म किया है, चार्ज नष्ट नहीं हुआ। दोबारा जब इससे -8 निकालिएगा, जब -8 डालिएगा तो 20 से बन जाएगा 12, 12, और इस 12 से -8 जब निकालेगा तो अगेन ये फिर से बन जाएगा 20 कूलम्ब, फिर से बन जाएगा ये 20 कूलम्ब। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट आप लोगों से कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं न बना सकते हैं, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी लिखिए, एक क्वेश्चन पर लिख लिया। क्वेश्चन गुण तो लिख लिया ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। अगला लिखिए, उसमें क्वेश्चन लिखिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, और उसका आंसर लिखिए। पूछता एग्जाम में, ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए लिखिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को न तो नष्ट कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते, परंतु इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। परंतु इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट, क्वांटमीकरण। क्या होता है क्वांटमीकरण? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो रट लेता है कि सर आवेश का क्वांटमीकरण होता है, या इंग्लिश वाले चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
बट स्टूडेंट को पता नहीं होता कि चार्ज का क्वांटाइजेशन या आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। एक्चुअली है क्या ना कि जो मैं पटना में क्लास में पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाता हूँ और हमें इंग्लिश मीडियम का ही नॉलेज है, लेकिन आप लोग को स्टडी करवाने के लिए वो इस जगह से बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में भी सिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअली 10th तक मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था, 10th तक मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था, इसलिए हिंदी का थोड़ा नॉलेज है। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है पहले ये समझिए। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, इसे हटाइए, इसको भुला ही दीजिए। हम लोग तो पहले ये समझेंगे कि क्वांटमीकरण है क्या। एक नया शब्द जुड़ रहा है आप लोगों के साथ, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन। क्या है ये क्वांटाइजेशन, क्या है ये क्वांटमीकरण, वो समझिए। देखिए है क्या कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी अगर एक फिक्स अमाउंट में पाया जाता, फिक्स मात्रा में पाया जाता, तो हम बोलते हैं कि उसका क्वांटमीकरण है। हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, कि दुनिया में जो द्रव्यमान है, वजन, मास, वो मान लीजिए सिर्फ 5 ही केजी का पाया जाता, सिर्फ 5 केजी का। इसका टुकड़ा नहीं कर सकते थे, जब टुकड़ा नहीं करेंगे तो 2.5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता टुकड़ा। तो अगर मान लीजिए दुनिया में सिर्फ 5 ही केजी का मास पाया जाता तो क्या होता, या तो द्रव्यमान 5 केजी का होता, या 2 5 केजी मिल जाता तो 10 केजी का होता, या 3 5 केजी मिल जाता तो 15 केजी का हो जाता, 4 5 केजी मिल जाता तो 20 केजी का होता। यानी या तो वजन 5 का होता, 10 का होता, या 15 का होता, या 20 का होता, या 25 का होता, या 30 का होता, या 35 का होता। बीच का तो चीज होता ही नहीं। 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 3.5 नहीं होता, 3.25 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आवेश द्रव्यमान को तोड़ ही नहीं सकते थे हम लोग। द्रव्यमान को तोड़ना जब संभव नहीं होता तो द्रव्यमान ये सब मात्रा में पाया नहीं जाता। या तो 5 पाया जाता, या तो 10 पाया जाता, या तो 15, या तो 20, या 25, 30, 35, 40, 45। यानी कि द्रव्यमान या तो 5 पाया जाता या 5 का पूर्णांक गुणज पाया जाता। पूर्णांक गुणज का मतलब 1 2 3 4 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना नहीं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे पाया जाता द्रव्यमान। तो हम लोग बोलते हैं कि द्रव्यमान जो मास है ये भी, इसका भी क्वांटमीकरण, लेकिन ऐसा नहीं होता मास के साथ। मास क्वांटमीकरण नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाया इसे, क्योंकि मास तो किसी भी अमाउंट में पाया जा सकता है। इसका मतलब आप इतना समझ गए होंगे कि यस मनी सर, इसका मतलब अगर आवेश का क्वांटमीकरण है तो क्या आवेश फिक्स अमाउंट में पाया जाता है सर? क्या उसको हम तोड़ नहीं सकते सर? हाँ, क्या उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं सर? पूछते आप लोग। तो मैं बता दूं कि ये बात सच्ची है। सच्ची कहने का मतलब कि आवेश क्वांटमीकरण होता है और आवेश फिक्स अमाउंट में आवेश पाया जाता है। चार्ज जो पाया जाता है वो फिक्स मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? अब तो क्वांटमीकरण आप लोग समझ गए। नहीं समझे तो मैं लास्ट बार एक बार और रिपीट कर दूं कि दुनिया में कोई भी चीज अगर एक फिक्स मात्रा में पाया जाता है, ये एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ऐसा होता कि इस दुनिया में जो मास है, द्रव्यमान वो 2.5 केजी का ही पाया जाता, मात्र 2.5 केजी का। तो क्या होता, या तो द्रव्यमान 2.5 केजी का होता, या कितने का होता, 2 गुना 2.5 मतलब 5 केजी का होता, या 3 गुना 2.5 कितने का हो जाता, 7.5 केजी का, 7.5 होता है। ओके, उसके बाद फिर या तो होता 10 केजी का, या तो होता आपका 12.5 केजी का। तो द्रव्यमान यही मात्रा में पाया जाता, तो बोलते कि द्रव्यमान क्वांटमीकरण है द्रव्यमान का, मास का। लेकिन हम लोग को पता है कि द्रव्यमान तो किसी मात्रा में पाया जाता है। फिर बोलिएगा सर आपने तो अभी बोला यस मनी सर कि दशमलव में नहीं आना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। मैंने ये बोला ना कि पॉइंट में गुना नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए सबसे छोटा वजन 2.5 किलो का ही है, तो क्या होगा दुनिया में, या तो वजन 2.5 किलो का होगा, या 2.5 का दुगुना मतलब 5 किलो का होगा, या 2.5 का तिगुना मतलब 7.5 किलो का होगा, 2.5 का 4 गुना मतलब 10 केजी का होगा, 2.5 का 5 गुना मतलब 12.5 केजी का होगा। इतना ही ना वजन पाया जाएगा, और पाया नहीं जाएगा वजन, यानी यही सब वजन पाया जाएगा। ये तो ये तो हो ही सकता है पॉइंट में तो हो ही सकता है। गुना में जो है ना, ये गुना में वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होना चाहिए। वो पॉइंट में गुना नहीं होना चाहिए। सबसे छोटा मास ही अगर पॉइंट में है तो इसका गुना भी तो पॉइंट में आ सकता है ना। ये तो पॉसिबल है ही। तो कभी कभी बच्चा से मैं बोल देता हूं कि पॉइंट में चीज है, बताओ ये पॉसिबल है नहीं है कि नहीं, अगर इसका क्वांटमीकरण तो बोल देता है नहीं सर, नहीं, पॉइंट में तो भी पॉसिबल होगा, गुना नहीं पॉइंट में होना चाहिए, क्योंकि तोड़ ही नहीं ना सकते हैं। अगर तोड़ेंगे नहीं तो या तो 2.5 केजी का होगा, या 2.5 का दुगुना 5, या 2.5 का तिगुना 7.5, 3.5 गुना, या 2.5 गुना का तो बात ही नहीं होगा।
समझ रहे हैं आप लोग बात बढ़िया से? चलिए, अगर आप लोग समझ गए तो आपको क्वांटमीकरण बेहतर तरीके से समझ में आ गया। तो अगला प्रॉपर्टी यहां पर लिख लीजिए, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इसके बाद कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश या फिर आवेश, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नहीं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, और अगर इसे लिख लिए अच्छी तरीके से तो एक क्वेश्चन लिखिए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है। आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है, और उसे समझिए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है। देखिए होता क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि आवेश का क्वांटमीकरण है तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये समझिए सर, इसका मतलब जो आवेश है वो एक फिक्स अमाउंट में पाया जाएगा, या उस फिक्स अमाउंट का, मात्रा का 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना या 7 गुना पाया जाएगा। पॉइंट में गुना नहीं पाया जाएगा। ओके, चलिए, और ये मैं जितना भी चीज बता रहा हूं ना, इससे रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिएगा, नहीं तो पीछे पड़ जाइएगा। अब समझिए, देखिए आप लोग हम पहले के लेसन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि आवेश जो होता है, आवेश ये होता कैसे है। आप लोग बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन को निकालने से, हम पहले बता दिए हैं। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आवेश कितना होगा, 1 मतलब 1 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। हम पहले ये बात कर चुके हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तब कितना आवेश उत्पन्न होगा, 2e मतलब 2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब कितना आवेश उत्पन्न होगा, 3e मतलब 3 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। और वैसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब कितना आवेश आएगा, 4e का मतलब कितना, 4 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। मतलब कि हम क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि देखिए ध्यान से कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस पे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, चार्ज, वो इस वैल्यू का, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का या तो 1 गुना है या फिर 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना। क्या कभी भी ऐसा होता कि 3 पॉइंट गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁹? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि 3 पॉइंट इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं निकलेगा, या तो 1 निकलेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी निकलता है। बात समझ में आ रही है आपको बेहतर तरीके से? अगर आपको बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आ गया तो नोट कीजिए, इसके बाद आंसर लिखिए। क्लियर हो गया ना आपको कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? थोड़ा मैं अभी आज थोड़ा सा सही माहौल में मैं नहीं हूं, लेकिन आप लोग समझ गए ना कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। लिखिए आप लोग कॉपी में, लिखिए, समझ गए ना कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है और क्यों होता है। इसीलिए आवेश का क्वांटमीकरण होता है क्योंकि आवेश जब भी निकलता है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और जो किसी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न, चार्ज उत्पन्न होता है, वो या तो इसका 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। और अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Q कितना आएगा, Ne के बराबर। ये फार्मूला पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश Ne, 1 के कारण 1 ही, 2 के कारण 2 ही, वैसे n के कारण Ne। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा तो माइनस Ne, मतलब Q का वैल्यू प्लस माइनस Ne होता है। हम पहले पढ़े हैं। क्यों, सोचिए ना, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो चार्ज प्लस में और अंदर जाएगा तो माइनस में, और n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो n, या n अंदर जाएगा तो माइनस n, ये हो जाता है Q का वैल्यू। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है, क्वेश्चन लिखिए और उसमें लिखिए आंसर। आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है, लिखिए, लिखिए, कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए, लिखिए कि किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण, किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन जब उससे निकलता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तथा इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक संख्या में निकलती है, तथा इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक संख्या में निकलती है। इसलिए वस्तु पर उत्पन्न आवेश, वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 2.5, 3.5 गुना नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल इंग्लिश में बोले तो पूर्णांक गुणज होता है। इसीलिए आवेश का क्वांटमीकरण होता है।
इसीलिए आप इसका क्वांट में फार्मूला लिख लीजिए, क्वांट में तो ये फार्मूला लिख लीजिए, क्यू बराबर एन। इस पे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारा का सारा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 मार्क 5 मार्क, वो सब मैं दे दूंगा, सब के सब देख लीजिएगा। और आशा करते हैं कि जाते जाते शेयर तो जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगा है आज बहुत गलत माहौल में वीडियो बना रहे हैं। गलत माहौल कहने का मतलब थोड़ा भी कंफर्टेबल आज फील नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि तुरंत आप लोगों के लिए डालना भी तो है ना, आज मॉर्निंग में आप लोगों के लिए डालना भी है, इसीलिए मैं ऐसे करके बना रहा हूं वीडियो। आशा करते हैं कि आप जरूर वीडियो देखकर सीखे होंगे। लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।